नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज हम सोना या हीरा की बात नहीं करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं चांदी की। हालांकि चांदी के बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन यहां बात करने की एक बड़ी वजह है, क्योंकि चांदी लगातार तेजी में है और कल इसने रिकॉर्ड हाई ब्रेक किया अपना, जो कि सोने को भी पीछे छोड़ते हुए बिल्कुल आगे बढ़ चुका है। तो आने वाले टाइम में चांदी क्या और आगे जाएगा और इसमें तेजी देखने को मिलेगी? क्या ये निवेश का नया विकल्प बनकर उभर रहा है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हम चलते हैं एक्सपर्ट के पास, जो कि अजय केडिया जी है। सर, आपका टीवी 9 पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। तो सर, ये चांदी में जो लगातार तेजी देखी जा रही है, कल तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, तो इसकी क्या वजह दिखती है सर? थोड़ा सा इस पे बताएंगे कुछ? हाँ बिल्कुल, अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी में अब तक हमने काफी जबरदस्त तेजी मार्केट में बनते हुए देखी। इनफैक्ट अगर जनवरी से लेके अभी तक की भी अगर मैं बात करूं तो अब तक हम बोल रहे थे कि चांदी ज्यादा रिटर्न नहीं दे पा रही थी, बट जनवरी से लेके अब तक ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दे चुकी है। और जी सबसे बड़ा कारण रहा है टेक्निकल ब्रेकआउट, क्योंकि इंटरनेशनल में हमने बहुत बार देखा ये 34-35 डॉलर का लेवल दिखाती थी, बट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने देखा यूएस चाइना के बीच में जो ट्रेड टेंशन है वो अब बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया है। जी एंड इसी के चलते हमने सबसे बड़ा एक ब्रेकआउट देखा, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो चांदी के अंदर मल्टीपल ऑफ टाइम 2024 अक्टूबर में भी हमने देखा था जब 34.5 तक का हाई लगाया था। बट अब मार्केट ने जैसे ही इसको टूटा तो एक शॉर्ट कवरिंग आई और $37 का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हमने 1,07,000 तक का लेवल देखा। तो एक जी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में थोड़ा बहुत अभी डिस्काउंट हो रहा है, यूएस चाइना के ट्रेड टेंशंस कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड आने वाले दिनों में और इंप्रूव होगी। इसको देखते हुए चांदी जी में एक बड़ा बूस्ट मिला है। जी सर, ये चांदी में जो तेजी आई है सर, एक इसके पीछे एक टेक्निकल वजह भी होती है, दरअसल गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो जरा उसके बारे में लोगों को समझाएंगे सर, ये क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका रेशियो का कैसे कीमतों पर असर पड़ता है? जी सर। देखिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो, जब हम गोल्ड सिल्वर रेशियो बोलते हैं इसका मतलब है गोल्ड के प्राइस को डिवाइड करेंगे हम सिल्वर के प्राइस से, जी तो हमको एक रेशियो निकल के आता है। इस वक्त ये रेशियो 91 के करीब है। लेकिन ये रेशियो होता क्या है? तो हम क्या देखते हैं, सोना एक सेफ हेवन मेटल बताया जाता है। जब भी जी लड़ाई होती है, पैंडेमिक मतलब कोविड जैसी हम्म सिचुएशन, इकोनॉमी स्लो डाउन, तो लोगों का रुझान सोने की तरफ ज्यादा होता है। लेकिन चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे भी जानी जाती है। आज 53 से 56% चांदी इंडस्ट्रियल मेटल में जाती है, जिसमें क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, 5G, ईवी, इन सब में चांदी एज ए गुड कंडक्टर इंडस्ट्रियल में जाती है। तो जब ये रेशियो में हम देखते हैं 91 के करीब है ये रेशियो, अगर रेशियो में जंप आ रहा है इसका मतलब लोगों का रुझान सोने की तरफ ज्यादा है। बिकॉज जी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कंसर्न्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इसके लिए लोग गोल्ड में ज्यादा प्रेफर करें जब जब ये रेशियो ऊपर जाता है। और जब ये रेशियो नीचे की तरफ आता है तो लोग सोने में से निकलकर चांदी की तरफ शिफ्ट होते हैं, ये पता चलता है। अगर आप पिछले 50 साल का चार्ट देखो मनीष जी, तो जी ये रेशियो 90 के ऊपर कभी गई नहीं है, टिका ही नहीं 90 के ऊपर। जी 1991 नवंबर में हमने देखा था 9150 का हाई लगते हुए, उसके बाद हमेशा 90 के नीचे ही रहा है। जी लेकिन कोविड के समय में ये रेशियो 126 तक चले जाता, और आप जानते हैं कि कोविड के समय में पूरा इकोनॉमी शटडाउन था, कहीं ना कहीं कंसर्न्स बने हुए थे, जिसके चलते ये रेशियो 126 तक गया था। हालांकि अभी 2-3 महीने पहले भी हमने ये रेशियो 107 तक का लेवल आते हुए देखा था, बिकॉज ऑफ यूएस चाइना के ट्रेड टेंशन, जियोपॉलिटिकल जी टेंशन। बट अब ये रेशियो वापस 90 के नीचे आने की तैयारी कर जी रहा है। और जब जब ये रेशियो नीचे आ रहा है इसका मतलब है जियोपॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो चुका है, कम है, और इंडस्ट्रियल डिमांड में इंप्रूवमेंट है। साथ में जी हम देख रहे हैं कि सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिसेंट अपडेट आई थी, जहां पे हम्म बताया जाता है ये 5वां साल रहेगा कि सिल्वर डेफिसिट में रहेगा। तो एक तरफ सप्लाई में कमी है और दूसरी तरफ डिमांड में इंप्रूवमेंट है, जिसके जी चलते अब हम देख रहे हैं एकाएक चांदी में बड़ी तेजी आई है और गोल्ड सिल्वर रेशियो में फॉल आया है, और आने वाले जी दिनों में ये और कंटिन्यू करेगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो का जो एवरेज है वो जी करीबन 72 का होता है। तो अगर 72 तक अगर ये रेशियो नीचे आती है जी तो आप मान के चलिए चांदी में अभी भी तेजी आई नहीं है, तेजी आना बाकी है। जी सर, अगला मेरा सवाल यही था। एक तो चांदी में आप जैसा कह रहे हैं अभी तेज़ी आई नहीं है, अभी आनी बाकी है। तो सर, मेरा पहला सवाल कि ये कहाँ तक जाएगा? और दूसरा सवाल सर ये है कि 2 महीनों में चांदी ने 60 दिनों में करीब करीब 24% का रिटर्न दिया है, जो कि मतलब किसी भी बाकी इन्वेस्टमेंट से कहीं ज़्यादा है। तो सर, इन दोनों सवालों को आप कैसे देखते हैं? मतलब आगे कहाँ तक, एक तो कहाँ तक का लेवल देख रहे हैं आप, और दूसरा रिटर्न के मामले में चांदी ने कैसे सबको पछाड़ दिया है? जी सर।
देखिए मनीष जी, मैं इक्विटी के कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, जी, बट मुझे ऐसा फ़ील होता है पिछले 10, 12, 15 सालों में इक्विटी से बेहतर रिटर्न हमको सोने और चाँदी में मिले। जी, आज आप देखिए 60 दिन में 24% का रिटर्न हमको मिल गया है, या अगर हम पिछले 1 साल की भी अगर बात करें, तो चाँदी ने 20% और सोने ने 35% का रिटर्न दिया है, जी, जो सेंसेक्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि लोगों को एज़ ए एसेट क्लास चाँदी पसंद आने लग गई है, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ भी खुल गए हैं और जी, यूज़ केस भी बढ़ गया है। तो आई थिंक पहला चीज़ फंडामेंटल अभी भी चाँदी के लिए बहुत मजबूत है। चाँदी में 50% कंपोज़िशन होता है डर का, मतलब जी, सोने का। जी, अगर सोने में तेज़ी है तो चाँदी को बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें ऑफसेट होते जा रही है, डिस्काउंट होते जा रही है, तो सोने में गिरावट है तो चाँदी को थोड़ा दबाव लाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर से इंडस्ट्रियल डिमांड चाँदी को सपोर्ट कर जाएगी, क्योंकि आज हम सभी सेक्टर्स में चाँदी का यूज़ देखते हैं और सबसे बड़ा गेम चेंजर जो रहा है मनीष जी, वो रहा है ईटीएफ का। क्योंकि आज इंडिया में लोग सोना-चांदी कभी बाय नहीं करते हैं, वो जी, कंज़्यूम करते हैं। आज हम धनतेरस, अक्षय तृतीया में चांदी को लेकर घरों में रख लेते थे। जी, बट अब लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी लेना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आई थिंक इंडस्ट्रियल डिमांड, फिर बाद में रेशियो में गिरावट, साथ में हम देख रहे हैं कि ईटीएफ के अंदर बाइंग बढ़ी है। ये जी, सब कारणवश चांदी में जबरदस्त तेज़ी है और ये मुझे लगता है कंटिन्यू रह सकता है। अच्छा, वोलेटाइल है, तो हो सकता है एक अच्छा पुलबैक भी दिखाई दे, जो पहले भी जी। देखा है हमने। बट मुझे साल के अंत तक या दिवाली तक की अगर बात करें, तो 1,30,000 तक का लेवल मुझे लगता है कि चांदी में आराम से देखने को मिल जाएगा। जी, मतलब आप कह रहे हैं सर कि दिवाली तक चाँदी 1,30,000 का लेवल पार कर सकता है। मतलब जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेक होगा, रिकॉर्ड तो कल भी एक ब्रेक हुआ, तो चाँदी लगातार ब्रेक रिकॉर्ड करते जा रही है। और सर जैसा कि आपने कहा कि अब लोगों में इसको लेकर जागरूकता बढ़ रही है। पहले लोग चाँदी केवल जैसे धनतेरस में अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है तो चाँदी का सिक्का खरीद लिया, या फिर मतलब चाँदी का यूज़ आम पब्लिक में इतना ज़्यादा नहीं था, खास करके इन्वेस्टमेंट की बात करें तो, जो कि अब बढ़ रहा है। तो सर इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? चाँदी में जो जागरूकता बढ़ रही है लोगों को, इसमें एक्सचेंज का भी कुछ हाथ है, गवर्नमेंट का है, या फिर कैसे मतलब जागरूकता बढ़ा रहे हैं? जी सर। देखिए, बिल्कुल, अभी तक मैं जैसे बता रहा था कि इंडियन आदमी कभी भी सोना-चांदी बाय नहीं करता था, खाली कंज़्यूम करता था। बट जी, 2014 से गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा कि ये भी एक तरह का एसेट क्लास हो सकता है, जी, बुलियन भी। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्शंस थे, यहाँ पे आप देखोगे कोई प्रोडक्ट नहीं था, खाली अगर हमको कभी भी सोना-चांदी लेना है, हम ज्वेलर के पास जाते हैं और ले लेते थे। गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भाँपा और अपॉर्च्युनिटी देखा। यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने जैसे गोल्ड में बॉन्ड निकाला, फिर जी, ईटीएफ निकाला, तो गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ हमारे पास अवेलेबल है। डिजिटल चांदी अभी ज़्यादा चलन में नहीं है, बट धीरे-धीरे बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजर रहा है, वो ईटीएफ का ही रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी का यूज़ केस जैसे इंडस्ट्रियल मेटल में बढ़ा है, तो जी, आज भी अगर आप देखोगे, तो चांदी में इंडस्ट्रियल डिमांड ज़्यादा है पर्सनल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले। लेकिन जिस ढंग से रिटर्न बन रहा है और सेफ्टी, और देखिए कमोडिटी में और खास करके सोने-चांदी में सबसे बड़ा डर क्या होता है कि सबको लगता था पहले, जैसे इक्विटी में रिस्क है कि ज़ीरो हो सकता है कोई भी जी, स्टॉक। जी, लेकिन कमोडिटी में जब हम सोने-चांदी की बात करते हैं, वो ज़ीरो तो नहीं हो सकता है। तो जैसे-जैसे लोगों को समझ में आया कि कमोडिटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ दिखने लग गई, पेपर्स आने लग गए, जैसे ईटीएफ है। इवन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब तक कमोडिटी से दूर थी। लेकिन आप देखिए पिछले 4-5 सालों में काफ़ी म्यूचुअल फंड ने मल्टी एसेट फंड के तौर पे लॉन्चिंग की है, जहाँ पे 18 से 20% तक हम सोने-चांदी में एलोकेशन देख रहे हैं। तो जी, एक तरफ म्यूचुअल फंड का आना, डिजिटल गोल्ड सिल्वर का आना, ईटीएफ्स का आना और साथ में जो मोमेंटम है, ये सब एक साथ आने की वजह से लोगों का रुझान चांदी पे बढ़ा है। जी सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब म्यूचुअल फंड ने भी अपना इंटरेस्ट इनमें दिखाना शुरू कर दिया है, जो कि निश्चित तौर पर कमोडिटी सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं इक्विटी में म्यूचुअल फंड का ताबड़तोड़ निवेश होता है, तो प्राइसेस कहीं से कहीं भाग जाते हैं। और उसी तरह अगर अब कमोडिटी में भी होगा, तो सर चांदी के बाद ऐसा कौन सा कमोडिटी आपको लगता है जिसमें आगे फिर देखा जा सकता है, मतलब उसमें भी चांदी की तरह ताबड़तोड़ तेजी आ सकती है, अगर कमोडिटी की बात देखिए, करें तो? मुझे मनीष जी, मुझे तो सारी कमोडिटी में तेज़ी दिखती है, बिकॉज़ अब तक हमने कमोडिटी को एज़ ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कभी देखा ही नहीं है। जी, बट फिर भी अगर मैं फ्यूचर ट्रेडेड की अगर बात करूँ, तो मुझे एक कमोडिटी बहुत बढ़िया लगती है, वो है कॉपर। बिकॉज़ जी, जैसे चांदी इंडस्ट्रियल मेटल में यूज़ होती है, कॉपर भी इंडस्ट्री में ही यूज़ होती है और कॉपर को तो इनफैक्ट डॉक्टर कॉपर बोला जाता है या एक बैरोमीटर बोला जाता है पूरी जी, इकोनॉमी के लिए। तो पिछले 4-5 सालों में हमने देखा कि इंडस्ट्री में स्लो डाउन था, रिसेशन का फ़ियर था, कोविड था, जी, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, नंबर्स खराब थे, बट अब बॉटम आउट हो चुका है। रिसेंटली हमने बैंक ऑफ अमेरिका,
गोल्डमैन सैक्स, इनके भी जो अपडेट आते हुए देखे, जो 10,000 साढ़े 10,000 तक के भी टारगेट कॉपर में बता रहे हैं डॉलर टर्म्स में। तो मुझे जी लगता है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी कॉपर में, और एक लास्ट सिल्वर कॉपर रेशियो या गोल्ड कॉपर रेशियो देखते हैं, तो ये भी जी मुझे संकेत देता है कि सोने और चांदी के मुकाबले कॉपर एक बेहतरीन विकल्प रहेगा। हालाँकि इसके अंदर कोई ईटीएफ ऐज़ ऑफ नाउ इंडिया में है नहीं। निवेश के तौर पे बहुत कम देखा जा रहा है, बट मुझे लगता है कि जिस ढंग से परफॉर्मेंस कमोडिटी की आ रही है, आने वाले दिनों में हम इसके भी ईटीएफ आते हुए देखेंगे। बट आज की डेट में आप एमसीएक्स में फ्यूचर्स के अंदर भी आप इसको ट्रेडेबल है, वहाँ पे आप आराम से पोज़ीशन बना सकते हैं। मुझे जी लगता है कि अगले 6 महीने में अगर हम देखें, तो कॉपर 980, इस जी वक़्त करीबन 880 का भाव चल रहा है। कम जी से कम 980 तक की तेजी, मतलब 12 से 15% की तेजी कॉपर के प्राइस में आती है, क्योंकि आज जब हम ईवीज की बात करते हैं, तो जी आप सोचिए कि पहले कॉपर 16% का यूज होता था कोई भी कार में। जी आज हम 62 से 65% का ईवीज के अंदर कॉपर का यूसेज, तो एक तरफ कंजम्पशन बढ़ गया है, और दूसरी तरफ सप्लाई साइड, अभी रिसेंटली अपडेट आई, चिली की एक माइन है जहां पे आउटपुट में कमी बताई गई है। तो जी ये सब कारण की वजह से नेक्स्ट कमोडिटी मुझे कॉपर अच्छी लगती है, जहाँ पे कम से कम 10 से 12% का कंजर्वेटिव टारगेट अगले 6 महीने में मिलता हुआ दिखाई देगा। जी जी सर, ये तो हुई कॉपर की बात। अब थोड़े सोने की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सोना में खास करके इंडिया में सोना सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। चाहे रेट कम हो या ज़्यादा हो, हर दूसरा आदमी यही पूछता है कि और सोने में कितनी तेज़ी आएगी। पिछले बार भी हम लोगों ने 2-3 बार सोने पे शो किया, तो मुझे इतने सारे कमेंट आए, लोग पूछने लगे कि और सोना कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक पहुँचाने वाले हो आप। तो सर ज़रा सोने में एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे, बताइए सर। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है सोने में तेजी बहुत ज़बरदस्त है। पिछले 1 साल में हमने सोने में 40% की तेजी इंटरनेशनल में आते हुए देखी है, डोमेस्टिक मार्केट में भी 28-29% की तेजी देख चुके हैं। जी बट आप एक चीज़ समझिए, पिछले 4 साल से हमने कंसिस्टेंट 20% से ज़्यादा की तेजी सोने में देखी है। जी हालाँकि देखिए, मैं सोने में कोई बड़ा बेयरिश नहीं हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म अच्छा लगता है। बट एकाएक जितनी बड़ी तेजी आ चुकी है, मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग तो मार्केट में बनता है। जी तो टाइमिंग मुझे लगता है कि सोने में एक डबल डिजिट रिटर्न तो नहीं बनेगा जब तक 1 लाख के ऊपर कोई क्लोज नहीं दे, या और कोई जी नया कारण नहीं बने। मुझे लगता है एक बार 90,000 से 91 का एक टेक्निकल छोटा पुल बैक मिलता है सोने में, वहां पे हम रिव्यू करके वापस फिर बाय कर सकते हैं। लेकिन टाइमिंग अभी जो 97-96,000 का भाव चल जी रहा है, करंट लेवल पे चढ़कर बाय नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। 90-92 के आसपास मिलता है, 90-92 के आसपास, वो मेरे लिए सेफ लेवल रहेगा। रिस्क, लिमिटेड रिस्क वाला लेवल रहेगा। जी और मुझे भी लगता है 1,02,000 से 1,05,000 तक का भी लेवल अगले साल भर में देखने मिल जाएगा। लेकिन जो अब तक हमने 20-20% की तेजी देखी है, वो जी अब गोल्ड में थोड़ा सा कम है चांसेस आना। मतलब गोल्ड ने अपना ओवर वैल्यूड हो चुका है, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। हो सकता है 2-4% हो, 10% हो, मतलब करेक्शन आएगा तब आप इसमें जाके बाइंग कर सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं सर। हाँ, बिल्कुल मनीष जी, मुझे लगता है गोल्ड में बेटर रिटर्न मिल चुका है। यहाँ से थोड़ी सी कमी है, नीचे आना चाहिए, उसके बाद फिर हम लेके चलेंगे वापस। जी सर। सर अब आते हैं, दिवाली और धनतेरस भारत के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और खासकर सोना चांदी की खरीदी ताबड़तोड़ होती है। मतलब एक अक्षय तृतीया कह लें, एक दिवाली और धनतेरस, इन 3 दिनों में सबसे ज़्यादा सोना चांदी खरीदा जाता है। तो सर अगले दिवाली तक आपका क्या टारगेट है, सोने को लेकर भी और चांदी को लेकर भी, ताकि एक हेडलाइन बनाई जा सके कि दिवाली तक सोना इतना जा रहा है, चांदी इतना जाने वाला है। जी सर। तो मैंने पहले भी कहा था, और इस बार भी मुझे ऐसा लगता है कि शुभ लाभ के लिए तो सोना लीजिए, बट जी रिटर्न के लिए चांदी लीजिए। मतलब सोना आपको लेना तो है, ये चीज मान के चलिए, बट रिटर्न अभी मत देखिए। सोने में मुझे लगता है खाली इन्फ्लेशन बीट करता हुआ दिखाई देगा 5-6% का। लेकिन चांदी में मैं अभी भी बुलिश है। जिनको अगर समझो लाख रुपए भी निवेश करना है चांदी में, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा 1,02,000 1 लाख तक आता है तो 50% कीजिए। 90-92 तक का लेवल भी चांदी में, क्योंकि वॉलेटिलिटी है इसके लिए, जी तो 90-92 तक भी आता है तो और ऐड करके चलिए। ओवरऑल साल के अंत तक अगर दिवाली तक की बात करूं, तो मुझे लगता है 1,25,000 से 1,30,000 का लेवल आराम से चांदी दिखा सकती है। तो शुभ लाभ के जी लिए तो सोना लेना है, बट रिटर्न के लिए चांदी पे ही नजर बना के रखिए। जी। मतलब आप कह रहे हैं कि चांदी अब दूसरा सरताज बनने जा रहा है। सोना तो पहले से ही सरताज है भारत के मामले में, लेकिन चांदी भी अपनी चमक दिखा रहा है, पब्लिक में अपनी चमक बिखेर रहा है। और जिसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है सर एक्सचेंज को भी, मैं कहूँगा, क्योंकि एक्सचेंज ने इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और लोगों को पहले पता भी नहीं होता था कि हम चांदी में डायरेक्ट निवेश भी कर सकते हैं। तो अब कई सारे जैसे आपने बताया MCX और कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, मतलब आप पब्लिक
प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे भी जाके चांदी में, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं भी है तो सिल्वर मिनी करके आता है, उसको बाइंग कर सकते हैं, वहाँ से खरीद कर सकते हैं। तो सर और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं चांदी को लेकर जो कि आने वाले टाइम में ये मास लेवल तक जाए? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो ये केवल कुछ मतलब कमोडिटी सेक्टर में और आप कहें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसका ज़्यादा दखल है, मतलब अभी भी ये मास लेवल पे नहीं गया है। तो इसमें आपको क्या लगता है सर? सर देखिए, आज अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वी हैव जी इंश्योरेंस एजेंट्स, या जो जी हम एडवाइजर बोलते हैं। जी वैसे ही अगर म्यूचुअल फंड बोलते हैं तो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर है। जी बॉन्ड है तो बॉन्ड के भी ट्रेजरी वाले एडवाइजर्स बने हुए। बट जी कहीं भी हमने गोल्ड सिल्वर के एजेंट्स या एडवाइजर है ही नहीं हमारे पास। तो अब तक इंडिया में गोल्ड सिल्वर किसी ने बेचा ही नहीं है। आज जी अगर मैं घर भी लेने जाता हूं तो हमारे पास रियल एस्टेट एजेंट या एडवाइजर होते हैं जो हमें घर बेचते हैं, उसके जी बेनिफिट्स बताते हैं। तो मुझे लगता है कमोडिटी के अंदर खास करके सोने चांदी की अगर बात करें तो अब तक हमको बेचा ही नहीं गया है, ये तो हमने खुद ढूंढ ढांड के निकाल कर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जी मुझे लगता है आने वाला जो टाइम है वो सोने चांदी के लिए या कमोडिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि जी अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि इक्विटी में देखिए कभी मैं देखिए इक्विटी के अगेंस्ट नहीं हूं मनीष जी, जी लेकिन हम रोज सुनते हैं ब्लैक मंडे हो गया, ब्लैक ट्यूसडे हो गया, ब्लैक थर्सडे हो गया, ये सब जी सुनते हैं। लेकिन सोने चांदी में कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि आप एक ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। 25 साल में 25 साल में सोना, अगर फाइनेंशियल ईयर का अभी मैंने रिसेंटली डेटा भी बनाया था, मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा कि जी 25 साल में कभी हमने देखा ही नहीं कि सोना 10% से ज्यादा नेगेटिव रिटर्न दिया है। जी हाँ, हो सकता है 7-8% आया है, फिर रिकवर किया है, फिर टूटा है, लेकिन 10% से ज्यादा का रिटर्न नेगेटिव क्लोज दिया ही नहीं है। और आप जी देखिए इक्विटी में जब जब करेक्शन आया है, चाहे 2008 की बात कर ले, जी 2002 की बात कर ले, 2020 की बात कर लो, जब जब इक्विटी में डर बना है, सोने ने चमक दी है। तो मुझे जी लगता है अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 20% भी अगर सोने को डाल दोगे तो आपके रिटर्न बेहतर बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जब इक्विटी चलेगा तो सोना स्टेबल भी रहेगा तो इक्विटी से रिटर्न मिलेगा। लेकिन जी जब इक्विटी में डर बनेगा, इक्विटी में करेक्शन आएगा, तो सोना आपको बेटर रिटर्न देगा। तो मुझे लगता है कि सबके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 20% कमोडिटी मतलब सोना और चांदी अगर जी निवेशक रहेगा तो अच्छे रिटर्न भी बनेगा और सेफ्टी भी मिलती हुई दिखाई देगी। जी सर, जैसा कि सोना को कहा भी जाता है सेफ हेवन माना जाता है, और इसीलिए माना जाता है कि मुसीबत के टाइम पे ही आपके काम आता है। तो सर ये बहुत बड़ी बात है, और लेकिन बस ये है कि लोगों में जितनी तेज़ी से जागरूकता बढ़ेगी उतना ज़्यादा इसमें कमोडिटी में और निवेश होगा। सर कमोडिटी से बात कही जाती है कई बार कि कमोडिटी छोटे लोगों का खेल नहीं है, बहुत बड़े लोगों का खेल होता है, खासकर इन्वेस्टमेंट करें तो इसलिए भी आम जनता, हम लोगों ने फेसबुक पे एक लाइव किया था, उसमें सवाल था, तो लोगों के कई सारे लोगों के यही सवाल थे कि हम लोग कैसे निवेश करें, वो तो बड़े लोगों का गेम है, उसमें एक आम निवेशक घुस ही नहीं पाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी गलत मार्केटिंग की गई है। जैसे पहले अगर आपको ध्यान है तो हम लोग जब ब्रश करते थे तो हम बोलते थे हम लोग नमक से करते थे। तो जी अब जाकर क्या पूछा जा रहा है 20 साल बाद कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी तो बिल्कुल। सिमिलरली आप देखिए सोना चांदी, जब इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता है, हम्म, कमोडिटी में आज आप देखिए इंडिया के हर स्टेट में कोई ना कोई कमोडिटी की पॉपुलैरिटी बनी हुई है। जी तो सबसे ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट कमोडिटी में ही हुआ हुआ है। जी लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे लोगों को इक्विटी के पीछे एजुकेट किया गया है, जागरूक जी किया गया है कि जी इसमें रिटर्न बनेगा। आज मुझे बहुत जन बोलते हैं कि मैं इक्विटी में निवेश करता हूँ, म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन को बीट करना है। जी तो मनीष जी, मैं उससे एक ही सवाल पूछता हूँ, इन्फ्लेशन होता किससे है? इन्फ्लेशन होता है जब कमोडिटी महंगी होती है। जी और कमोडिटी में ही जब मैं निवेश कर सकता हूं तो मैं डेफिनेटली रिटर्न मिला पाता हूं। अच्छा, दूसरा सवाल था आपका कि छोटे लोगों के लिए नहीं है। जी बिल्कुल छोटे लोगों के लिए भी है, बड़े लोगों के लिए भी है, हर तबके के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी आज अगर आपको सोने में निवेश करना है, आप 1 ग्राम सोना भी डिजिटल माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे आप ले सकते हो। जी आज एक्सचेंज के ऊपर अगर मैं बात करूं तो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है। आप 1 किलो सोना ले लीजिए, 100 ग्राम ले लीजिए, 10 ग्राम ले लीजिए, 8 ग्राम ले लीजिए, जी 1 ग्राम ले लीजिए, आपके सब अवेलेबल है। चांदी में भी हमारे पास 30 किलो चांदी है, एक्सचेंज के ऊपर हमारे जी पास मतलब एक्सचेंज के ऊपर जी जी अवेलेबल है। तो 30 किलो चांदी है, 5 किलो चांदी है, 1 किलो चांदी भी अवेलेबल है। जी साथ में अगर हम देखते हैं तो अब म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखोगे तो एज लो एज 500 रुपए भी आप निवेश कर सकते हो ईटीएफ में। तो जी कहने का मतलब अब प्रोडक्ट सब अवेलेबल है, खाली जो मुझे मिसिंग लग रहा है वो है एजुकेशन। कि जी लोगों को एक भ्रम बनाया हुआ है खाली इक्विटी ही आपका उद्धार कर सकती है, रिटर्न दे जी सकती है, इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है। लेकिन जी अब जैसे से लोगों को समझ में आ रहा है कि कमोडिटी, अभी तो मैंने एग्री की बात ही नहीं की है, जी एग्री में भी तो लोग निवेश कर सकते हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट इन एग्री
करके हमने कभी इस चीज़ को देखा ही नहीं है। तो जी। अब ये टाइम आ चुका है कि कमोडिटी में निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो बेटर रिटर्न मिलेगा, सेफ्टी मिलेगा और एक 100 बात की एक बात, कमोडिटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती और जी। यही सबसे बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आने वाले टाइम में कमोडिटी के लिए। जी सर, आप एग्री की बात कर रहे थे, मेरा अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ था कि सोना, चांदी और कम से कम क्रूड ऑयल तो नॉर्मली पब्लिक जानती है, लेकिन बहुत सारे मैं मतलब टियर 2, टियर 3 जाके कई बार मतलब रिपोर्टिंग भी कर चुका हूँ, तो वहाँ लोगों को पता नहीं है कि एग्री कमोडिटी, जबकि खेती किसानी सबसे ज़्यादा वही करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि आप इससे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या निवेश भी करके इससे कमाई भी कर सकते हैं। तो सर थोड़ा सा एग्री कमोडिटी बताइए, जैसे धनिया, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चावल, क्या सब में ट्रेडिंग होती है, सब में निवेश किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग इसका मतलब एक्सचेंज ही खाली एक ऐसा ज़रिया है, ऐसा नहीं है। जी। आप फिजिकल में बिना एक्सचेंज के भी कर सकते हैं, बट एक्सचेंज पे आने से बेनिफिट ये है, एक तो आपको प्राइस की एश्योरिटी मिल जाती है जी। कि प्राइस आपको सही मिल रहा है, क्वालिटी सही मिल रही है और जी। डीमैट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरा, मैंने काफ़ी निवेशक को डरते हुए देखा है। आज मनी जी, अगर मैं आपको बोलता हूँ 100 शेयर रिलायंस के लेना है, तो आप खुशी-खुशी ले लोगे क्योंकि आपको मालूम है मैं वो 100 शेयर रिलायंस के डीमैट में डाल सकता हूँ। जी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा 2 ट्रक भर के हमको हल्दी लेनी है, तो जी। आप घबरा जाओगे कि मैं हल्दी रखूँगा कहाँ पे? तो हुँ। ये एजुकेट करने की ज़रूरत है। जैसे आप शेयर को डीमैट में रख सकते हो, जी। वैसे ही कमोडिटी को भी आप डीमैट में रख सकते हो और निवेश करके चल सकते हो। तो आई जी। थिंक सारी कमोडिटी में अभी तक सेबी ने करीबन 40 कमोडिटी को रेगुलेट किया गया है। इनफैक्ट 2 दिन पहले एमसीएक्स से भी कुछ ऐसी अपडेट आ रही थी कि इलेक्ट्रिक फ्यूचर भी अब लॉन्च कर दिए गए हैं। जी। मतलब किसी को इलेक्ट्रिसिटी में भी निवेश करना है वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत जो सोचते हैं नहीं नहीं ये स्पेकुलेशन है। जी। स्पेकुलेशन कब होता है? जब हमको उस चीज की जानकारी नहीं होती है। हुँ। आज अगर आप हर महीने 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम कर रहे हैं उदाहरण के तौर पे, जी। और कभी अगर आप 2-3 महीने के लिए बाहर जा रहे हो तो आपके पास एक्सेस अगर इलेक्ट्रिसिटी बच रही है जो आप बचा रहे हो, वो आप जनरेट करके भी बेच सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी पब्लिक तक, ग्राउंड लेवल तक अभी तक नहीं मिली है। लोगों ने कमोडिटी को एक ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, कभी जी। निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा है। बट मुझे लगता है कमोडिटी की सबसे बड़ी पेक्युलियरिटी एक ही चीज है कि जिस कमोडिटी में हम ट्रेड कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकती है जी। और सस्ती कभी नहीं हो सकती है। आज सोना भी 2005 में जी। 5,000 रुपए का भाव था, आज हम 1 लाख देख रहे हैं। कोई जी। भी कमोडिटी अगर आप देख लीजिए, घी जो लोग बोलते हैं, तो हमने सुना है कि 50 रुपए किलो में घी मिलता था और आज आप देखिए भाव बढ़े हुए हैं। तो हर कमोडिटी के भाव बढ़ने ही बढ़ने हैं, इसमें निवेश करोगे तो वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी और रिटर्न डेफिनिटली मिलेगी। जी सर, ये सबसे अच्छा जो मतलब इसमें जो बात आपने बताई वो ये है कि इसका निवेश ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि कई बार आपने अगर इक्विटी में देखा होगा तो शेयर के प्राइस, मार्केट क्रैश हुआ, शेयर के प्राइस घटाक से मतलब जीरो जीरो लेवल तक भी जा सकता है और वो बीएसई या एनएसई से लिस्टेड से बाहर भी हो जाता है, लेकिन कमोडिटी में ऐसा नहीं है। तो सर एक उम्मीद करेंगे कि अब जैसा आपने कहा कि दिवाली में चांदी और चमकेगी और दिवाली तक 1,30,000 जाएगा, तो उम्मीद है कि दर्शक अब इसको इंतजार करेंगे और अब चांदी में निवेश करने का सिलसिला और बेहतर और देखा जा सकेगा। तो सर इतनी ज़रूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, टीवी 9 को समय देने के लिए। जी, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि दिवाली तक इंतजार कीजिए, चांदी और भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और 1,30,000 का भी आंकड़ा पार करेगी। तो हो जाइए तैयार, सोने में निवेश करें ना करें, चांदी में निवेश करने का समय आ गया है। तो इन्हीं ज़रूरी जानकारी को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 9। नमस्कार।